Hello everyone, welcome again to online session of Manolaw classes. I'm Dinesh Kumar. I'm working as an academic head of Manolaw classes. So dear students, in today's session I will discuss with you one of the most important topic, that is mastering the CUET PG law journey, crafting a winning 1 year preparation strategy. तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि एक साल में आप CUET की तैयारी लॉ ऑप्शनल से कैसे कर सकते हैं. So I will take the legal aptitude section only and other sections will be taken by the respective faculty members. So now we come to the legal aptitude section. I'm going to tell you some important points what you should do to get the good marks in your CUET examination. So first point is go through the syllabus of exam. तो पहले आपको एग्जाम के सिलेबस पर जाना चाहिए. फिर then focus upon the important topics only. तो सपोज आपके सिलेबस में 20 टॉपिक्स हैं, यू हैव 20 टॉपिक्स इन योर सिलेबस, तो ऑल टॉपिक्स मे नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, यू शुड फोकस ऑन ओनली अपॉन द इम्पॉर्टेंट वन. नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन. तो देखिए आपकी जो CUET है इसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, मीन्स इट इज इजी टू मॉडरेट. ना यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ना किसी और फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. यू विल बी ओनली आस्क्ड द MCQs और MCQ विल बी सिंपल MCQ. तो आपको अपनी प्रिपरेशन एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेवल ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से करनी है. नेक्स्ट, रिवाइज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगेन एंड अगेन. तो बेसिकली जो आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनको यहाँ स्टडी किया था उनको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है. अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप इंफॉर्मेशन को भूल सकते हैं. जब इतना कर लेंगे आप तो फिर आपको मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं और मॉक टेस्ट में जो भी आपकी मिस्टेक होती है उसको आप एनालाइज करें और उस मिस्टेक को कभी भी रिपीट ना करें. क्योंकि देखिए मिस्टेक होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर मिस्टेक को आप रिपीट करेंगे तो वो मिस्टेक कभी भी करेक्ट आपकी नहीं होगी. नाउ अब आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे. तो बेसिकली जनरली क्या होता था, पहले लीगल एप्टीट्यूड में कई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पूछे जाते थे जब ये एग्जामिनेशन DU कराती थी. लेकिन अब इसका एग्जामिनेशन सिंस NTA करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो यहाँ पर लॉ का प्रोपोर्शन काफ़ी कम हो गया है. तो पहले लॉ के अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी CUET 2022 में, लेकिन अभी CUET की जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 2023 का, उसमें केवल 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है. तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो सकते हैं या इससे कम तो क्या होंगे, खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन लॉ के नहीं पूछे जाएंगे. तो पॉसिबिलिटीज हैं कि लॉ से क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आपको आ सकते हैं. तो आप लॉ को बिल्कुल पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ अब आपको क्वेश्चन किस पर्टिकुलर एरिया से संभव है कि जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. पहला है लेटेस्ट जजमेंट. तो जो भी करंट जजमेंट आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, केवल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपको पढ़ने हैं, वो भी बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट. तो जब भी कोई लैंडमार्क जजमेंट आएगा तो वो आपको पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसको नोटबंदी संबंधित डिसीजन आया था, है ना, या और जो लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट हमारे आए हैं जैसे जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, इस तरह है. लेटेस्ट एक्ट और एक्ट्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट. तो जो हमारी पार्लियामेंट नए कानून बनाती है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. नेशनल और इंटरनेशनल लीगल न्यूज़, जो कोई लॉ से संबंधित बड़ी न्यूज़ है, मींस जैसे UN चार्टर में कोई चेंज हुआ है या फिर ICJ का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए. लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. तो जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट होती है, लेटेस्ट रिपोर्ट और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट, जैसे कि सपोज लॉ कमीशन ने हेट स्पीच पर अपनी रिपोर्ट दी, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. या लॉ कमीशन ने डेथ पेनल्टी के रिगार्डिंग अपनी रिपोर्ट दी, तो यू शुड बी अवेयर अबाउट ऑल दीज रिपोर्ट्स. नाउ जनरली आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दीज क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपसे टॉट पूछा जाएगा, IPC पूछा जाएगा या और अदर लॉ पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो मुझे ऐसा लगता है.
तो देखिए आपको सारा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जहां से आपके क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक इज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज फंडामेंटल राइट, थर्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फोर्थ यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव जिसमें कि आपको प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और सीएम, इसके बारे में जानकारी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट इज द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, नेक्स्ट इमरजेंसी, देन अमेंडमेंट और शेड्यूल। So these are some important topics. If you will cover these important topics, you will be able to get the question in your examination from these topics. That's all for today for the legal section. I will come again with more such videos. Till then, thank you very much. Goodbye. Hey everyone, welcome to the online session of Manu Law classes. My name is Brijesh. In today's video, all the faculty are discussing the 1-year strategy for DU LLB entrance examination plus other 3-year entrance examination of different colleges. So in the pursuance of the same, today I am here with you for English language. So let's see how we are going to do this section. First thing first, newspaper. Newspaper is considered to be the panacea. अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, it helps you in multiple ways. जैसे कि आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाती है, क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ जीके बहुत अच्छा हो जाता है, लीगल एप्टीट्यूड से लीगल करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, प्लस ऑन द टॉप ऑफ दैट इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंप्रूव होती है आपकी, वो बी इट वोकैबलरी, क्योंकि वोकैबलरी एक ऐसा टर्म है जो न्यूज़पेपर में जो होते हैं वो हमारे आम बोलचाल के भाषा में नहीं इस्तेमाल किए जाते। एंड टेंडेंसी इज दैट कि जो एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, दे ऑलवेज choose words that is from newspaper, means high frequency words. So इसलिए अगर आप DU LLB की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी 3-year LLB एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, so ensure कि आपके पास एक हैंडी न्यूज़पेपर हो पर डे. Do not go for online one, क्योंकि ऑनलाइन में एक घाटा ये होता है कि आप उसको कट पेस्ट नहीं कर सकते, आप उसमें अंडरलाइन नहीं कर सकते, आप उसके वर्ड्स को एक जगह कहीं नोट नहीं कर सकते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इफ यू आर गोइंग फॉर ऑनलाइन वन. सो ऑनलाइन के लिए तभी जाए when you have no options of hard copy. So go for hard copy, पढ़ने की आदत डेवलप होगी, एक कंसंट्रेशन बना रहेगा, so everything matters, right? So इसलिए आप हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर ही पढ़ो, I would recommend you. ठीक है. नेक्स्ट इज सॉल्व RCs डेली फ्रॉम एनी सोर्स. तो आप मान के चलो कि आप पर डे 1 RC कर रहे हो. 1 RC अगर आप पर डे कर रहे हो, देखो इफ यू आर अ क्लैट एस्पिरेंट आई वुड सजेस्ट यू टू सॉल्व एटलीस्ट 5 RC, बिकॉज क्लैट एग्जामिनेशन इज कंप्लीटली RC बेस्ड. पूरा का पूरा RC आता है, बी इट लॉ, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, किसी भी सेक्शन में. बट अगर हम DU की या अदर 3-year LLB एंट्रेंस की बात करें तो उसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज में एक पैसेज आता है. तो उसके लिए जरूरी है कि आप बस एक पैसेज ही पर डे करें. After doing the passage, ensure that you are doing the analysis of that particular RC that you have solved, जिसमें स्कोर कम आए हुए हैं या कोई गलत हुआ है. सो गलत कब होता है? जब हमने राइटर के उस पर्सपेक्टिव को नहीं समझा जो राइटर हमें समझाना चाहता था. बिकॉज इट इज नॉट लाइक 2 + 2 4. इसमें पूरा राइटर ने क्या सोचा है वो आपको समझना होता है, एंड देन ओनली यू कैन बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन. जब आप RCs कर रहे होते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, सो आपको एक वोकैब बुक बनाना है. सो लेट्स से यू हैव रेड एन आर्टिकल ऑफ 1250 वर्ड्स फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. तो आप ये ध्यान रखो कि उसमें जो वर्ड्स आ रहे हैं ना, वो आपको एक जगह कहीं ना कहीं नोट रखना है, और साथ ही साथ इफ इट इज पॉसिबल कट दैट आर्टिकल ऑल्सो एंड कीप इट इन दैट कॉपी इटसेल्फ, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रिवाइज you do not have to mug up the words, but you can read the article at the same time and then see the contextual applicability of that particular word. So vocab book को आप न्यूज़पेपर बुक सा बना सकते हो. रही बात इंग्लिश ग्रामर के, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक्स आते हैं जो वेरियस एग्जाम होते हैं, जैसे SSC हो गया, बैंकिंग हो गया. इसमें जो भी MCQs आते हैं दे आर रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि ग्रामर के अगर आप रूल पढ़ने चलोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. सो बेटर ये है कि एरर डिडक्शन की एक आपने बुक खरीदी जिसमें कि एरर के 500 क्वेश्चंस हैं. अगर आपने उन 500 क्वेश्चंस को लगा डाला तो आपको कम से कम 500 रूल्स पता चल जाएंगे, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी. अगर आप ग्रामर में पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर में देयर आर सम स्पेसिफिक टॉपिक, फॉर इंस्टेंस कॉन्कॉर्ड, जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हो. देन आपका
tenses, narration, voice, conditional sentences, ये सारे प्रीडोमिनेंट टॉपिक्स हैं दैट यू नीड टू डू. किसी भी ग्रामर की बुक खोलते हो पहले बार में जो भी कंटेंट में आते हैं दे आर रिलेवेंट टू यू. वोकैबुलरी इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप वर्किंग अपॉन, क्योंकि एंटोनिम आता है, सिनोनिम आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, फिक्सेस आते हैं, प्रीफिक्सेस आते हैं, सो सारे ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से देखो तो. एंड ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में वन थिंग दैट इज कॉमन इज, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो आपका डीयू एंट्रेंस हो, सभी में इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है. केवल क्लैट इज समथिंग दैट हैज अ डिफरेंट टेंडेंसी ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम ओनली पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस. रेस्ट मिसलेनियस आते हैं, तो सभी को किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करना शुरू करेंगे यू विल हैव फेयर आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड एंड हाउ टू टैकल देम. सो ये आपकी पूरी स्ट्रेटेजी है जो आपको मदद करेगा इंग्लिश सेक्शन में. इंग्लिश इज समथिंग दैट पीपल आर जनरली ओवर कॉन्फिडेंट सिंस दे कम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो दे थिंक दैट आई कैन इजीली डू दिस पेपर, बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज द इंग्लिश दैट यू स्टडी इन स्कूल इज far different from the ones that is asked in the competitive examination. So that is why practice is only the key. Ensure that whatever I have just discussed, be it reading, solving, reading comprehension, reading newspaper, vocabulary book and grammar, these will be pertinent to your examination. So practice is only the key that you can be good at. Without it you cannot be. So ensure that you are doing all these things. In case of any query you can comment in the comment section below, and do ensure that you are practicing. Feel free to reach out to Manu Law classes in case of any doubts. Thank you so much. Keep it up, because other faculty will also be making some videos. So do not leave the lecture. Ensure that other faculties are also making the videos. Watch the video till the end. Stay tuned. Stay learning. Thank you. Well, hello everyone. Welcome to Manu Law classes. Today we are going to start all the information about 1 year preparation strategy for DU Law CUTP, right? So again, this exam is very important for all those who are going to appear next year in the DU examination, or this exam is conducted by CUTPG, right? I hope many of you know these basic things which have changed just last year. So we have to just get all through the important points, means what is our good strategy for the CUT law. So today we are going to start all the preparation strategy of 1 year in the quantitative aptitude and logical reasoning. So I am starting with the quantitative aptitude part. In the quantitative aptitude part, what are the topics we need to focus on? The important topics we have to focus on are percentage, profit loss, average, ratio, proportion. These four topics are must, and this will put your basic, means these four topics are must. This will make your basic strong. Then after you have to go with time and work, speed, distance, time, basic algebra, simple interest, compound interest, permutation, combination, geometry and set theory. Now many of you get confused and get distracted whenever we talk about maths, right? When it's come about the quantitative aptitude part. So why? So I know that many of you have not learned the basic of maths, or many of you have left the math after 10th. So this is the main hurdle for those students who are doing preparation for CUT Law PG. So what I suggest you from a 8-year experience, what I will tell you that in this examination you can crack this examination with only basic concepts. You have to get all through the knowledge of all the chapters, go through the basic questions, basic example of the chapters. You just start your study with the basic examples and the basic questions of these chapters. Means these 11 chapters are important, but first you have to go with this 4 chapter, that is percentage, profit loss, average and ratio, proportion. After going through this 4 chapter, then you have to focus in this last 7 chapter, correct? So again, these 7 chapters are also important, but before that you have to make your basic strong with percentage, profit loss, average, ratio, proportion. So again, these 11 chapters will definitely be the part of in your examination, and you can make your
strategy more strong, and I think your selection will be sure while doing the covering these chapters, right? Now again we have seen this quantitative aptitude part. Now I think if you have any doubt you can reach to us. I am just moving to logical reasoning part. One more thing I want to tell you about quantitative aptitude part means your speed. If you are learning with the basic questions, you are doing the basic question, you just make your speed, make your accuracy more good, right? Means three things you have to just manage. First, that you cover the topic, this topic means this 11 topic, you cover this 11 topic. Then after you have to be calculative with time, then you focus on speed, right? Then after you have to focus on accuracy, right? Means cover the topic, then after come to speed, then after come to accuracy, right? These are the three steps you can make your quantitative aptitude more strong. Now just moving to the logical reasoning part. As you know, this is the easiest part. This is the easiest part of examination. Most of the students, maximum, will get a good marks in logical reasoning. But at the same time, you put negative marking in this logical reasoning. Why so? Because again, you are getting stuck with the basic, right? Means again, in the logical reasoning part, I have selected some chapters that are more important, like missing number, series, classification, alphabet coding, blood relation, seating arrangement, Venn diagram, syllogism, direction senses, statement assumption, statement conclusion, and statement argument. So these 12 chapters in front of you, which will be the part of in your next examination. These questions are definitely going to come next year exam. But again, how to start? Start with the alphabet coding, right? Start with the alphabet coding, then direction senses, then blood relation. You will see what the easy is reasoning, means how much easy part of reasoning is. So again, preparation in logical reasoning, start with alphabet coding, then go with blood relation, then go with direction senses, right? Then you can come to series also, like classification also, correct? These are the chapters which will give you edge in the examination, means you can cover maximum question. Again, about seating arrangement, these comes on linear seating arrangement and circular seating arrangement. So linear seating arrangement and circular seating arrangement, you have to cover only easy question, means you have to go to easy to moderate. I hope you are clear with this. What I want to suggest you, in this logical reasoning part, after covering seating arrangement, you will come to some few questions like statement assumption, statement argument, statement conclusion. This is a part of critical reasoning that is must for the examination. Means you will score more good marks if you are covering this last three chapters, right? Why so? Because these are the easiest chapter that can be decision making questions time, right? Means these are questions based on the decision making questions. So this you can do very well. I hope you got all the information and the strategy about the quantitative aptitude and logical reasoning in the CUT PG Law examination for 1 year strategy. I hope I help you. I am moving to the next point. Thank you so much for the lecture. Hello everyone. In this particular video, we will discuss about the correct strategy which we will follow for 1 year for the CUET PG Law entrance examination. So in this particular video, we will briefly discuss about the general knowledge and the current affairs portion. So first, talking about what can be the strategy for the next exam. So first thing which we should keep in mind is the previous year question paper. फॉर एग्जाम्पल इस ईयर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम में आए थे या इम्पोर्टेंट थीम्स जो आपके एग्जाम में आए थे, जैसे कि भारत रत्न अवार्ड,
this was a question which was not completely current affair. This was asked in static portion. For example, in the previous year question paper, it was asked that who was the first winner of Bharat Ratna awards. So these come under the static portion. It doesn't account for the current affair portion. Apart from that, there was a question on pollution, like environmental pollution क्या उसका cause होता है, CO2 emission का क्या cause होता है. इसके अलावा डांसेस पे जो आपके 8 ट्रेडिशनल डांस हैं उस पे आपका क्वेश्चन आया था, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन पूछा गया था. उसके अलावा जो आपका करंट अफेयर से या वी कैन से कोर करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, दैट वाज रिलेटेड द टैक्सेस व्हिच इज बीइंग इम्पोज्ड. फॉर एग्जांपल, अभी हमने डिस्कस किया है ऑनलाइन गेमिंग पे जो आपका टैक्स है वो गवर्नमेंट ने या जीएसटी काउंसिल ने बढ़ाया है. तो ऐसे क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, कितना % बढ़ाया है, किस पर्टिकुलर थिंग पे ये टैक्स इम्पोज किया गया है, तो ये आपके एक ऐसे थीम्स है जो क्वेश्चन में बार बार पूछे जा रहे हैं. उसके अलावा हिस्टोरिकल पर्सनालिटी, अगेन फ्रॉम अ वेरी बेसिक पॉइंट फ्रॉम हिस्ट्री core subject, it is being asked that who was Dada Bhai Naroji, what was his contribution. Then there was a question on Mahatma Gandhi personality as well as the satyagrah which he performed. Then there was the question on the basic science. For example, I के structure पे question पूछा गया था. और अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेसिक बैंकिंग से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो जब मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करती हूँ तो ये मुझे एक इंसाइट देता है कि मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए कैसे पढ़ाई करनी है. तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हमारा होता है किसी भी एग्जाम को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए, वो यही होना चाहिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें. उससे हमें एक थीम पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे पता चल गया भारत रत्न अवार्ड पूछा जा रहा है और इसका स्टैटिक पोर्शन पूछा जा रहा है, तो यहां से मुझे एक थीम पता चलती है और अब मैं उसी थीम के बेसिस पे सारे जो अवार्ड्स हैं उनका करंट एज वेल एज स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कर लूंगी या रेडी करके अभी से रख लूंगी. तो इसीलिए ये सारे चीज हम एनालाइज कब करते हैं, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ते हैं. देन सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज सिलेबस. जस्ट स्टिक अराउंड द सिलेबस. जीके एंड करंट अफेयर, इट इज दैट पोर्शन जहां पे आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि कैसे आप अपने सिलेबस पे स्टिक रहें. बहुत सारे आपके न्यूज आते हैं, बहुत सारे आपके वीडियोस आते हैं, तो आपको कैसे किस चीज को फॉलो करना है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप सिलेबस पे स्टिक रहेंगे. देन कम्स द बुक्स एंड सोर्स. फॉर एग्जाम्पल, द लेस इज मोर, ये आपने कोट कई बार सुना होगा. चाहे आप 4 बुक को ही फॉलो करें या चाहे आप कुछ एक सिंपल सी बुक ही पढ़ें, लेकिन उसको बार बार पढ़ के रिवाइज करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन 10 बुक को एक बार पढ़ना. तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ सारे स्टूडेंट्स को बताना कि बुक्स और सोर्सेज आपके लिमिटेड होने चाहिए और मैक्सिमम टाइम आप उसको रिवाइज कर सकें. देन कम्स नोट सेक्शन. नोट मेकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेसिफिकली जीके जैसे पोर्शन में, बिकॉज जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ज्यादा वाइड होता है. तो इसमें आपके पास जितने शॉर्ट नोट्स अवेलेबल होंगे, आपके पास अपने लिखे हुए शॉर्ट नोट्स बने हुए होंगे, वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा एज देंगे आपके एग्जामिनेशन में. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 100 वर्ड्स की एक पैराग्राफ को कंप्लीट किया पढ़ के, तो उसमें से मैं 10 से 20 वर्ड में उसका क्रक्स लिख लूंगी. और जो मुझे टाइम इस 100 वर्ड्स को पढ़ने के लिए, सपोज करिए मुझे 20 मिनट लगा या 30 मिनट लगा इस 100 वर्ड्स को पढ़ने के लिए, तो अब वो काम मेरा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अराउंड में कंप्लीट हो जाएगा अगर मैंने उसको पॉइंटर फॉर्म्स में लिख लिया है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका आप नोट्स बनाएं और उसको आप फिर बार बार वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे आप उसको रिवाइज करते जाएं. देन कम्स द मॉक टेस्ट, बिकॉज मॉक टेस्ट इज अ थिंग जो हमें मिरर की तरह काम करता है, जो हमें दिखाता है कि कितनी चीजें हमारे लिए, कितना हम पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज हम पढ़ रहे हैं, किसका क्या इफेक्टिवनेस है. हम अपने आप को, अपने लेवल को नाप सकते हैं जब हम मॉक टेस्ट इफेक्टिवली देते हैं. तो इसीलिए मॉक टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी और दिस इज अ वे that you will follow for the next 1 year so that you can clear your upcoming examination. अब हम बात करेंगे strategy for 1 year में. यहाँ पे क्या हमारी strategy होनी चाहिए अभी से.
सबसे पहले तो मैं आपको एम्फसाइज करूंगी डेली न्यूज़पेपर और एनालिसिस सुनने के लिए। डेली न्यूज़पेपर अगर आप खुद से रीड आउट कर रहे हैं देन वेल एंड गुड। अगर आपको पता है कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में क्या उसके स्टैटिक एस्पेक्ट है, कैसे उसको लिंक करना है, कैसे डॉट्स को कनेक्ट करना है, देन इट्स गुड। बट इन केस इफ यू डोंट नो दैट then definitely you can refer to the daily current affair analysis which we do on our channel. Okay, so इस analysis को देखने से आपको एक आइडिया लगेगा कि किस न्यूज को कवर करना है, कौन सी न्यूज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट टाइम जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक फिल्टर लगेगा, आपके ब्रेन में एक फिल्टर लग जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, एंड दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द सिलेबस। ओके, तो हमेशा ये पॉइंट याद रखिए। देन कम्स नोट्स मेकिंग, क्योंकि आप अगर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, बहुत सारी न्यूज आती हैं, अब उसका एक बुलेट पॉइंट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ में करंट अफेयर के साथ आपको स्टैटिक पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं दे आर रिलेटेड टू योर स्टैटिक पोर्शन, तो इसीलिए स्टैटिक को भी स्ट्रॉन्ग करना है, उसका भी नोट्स बनाना है, और साथ में करंट अफेयर को भी स्ट्रॉन्ग करना है, उसका भी नोट्स बनाना है। और सारे नोट्स आपके बुलेट फॉर्म में होने चाहिए सो दैट यू कैन रिवाइज इट इन वीकली टर्म्स, और आपके 10 से 20 मिनट के रिवीजन में पूरे हफ्ते का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाए। देन कम्स डेली एंड वीकली रिवीजन। आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा या आपने एनालिसिस देखा, अब उसको रात को, फॉर एग्जाम्पल आप दिन में ये कवर कर रहे हैं तो आपको नाइट टाइम में इस चीज को एक बार रिवाइज कर लेना है। देन कम्स वीकली रिवीजन, जो आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, उसका एक वीकली रिवीजन करना है, और उसके बाद आपको मंथली रिवीजन करना है। ठीक है। देन कम्स माइक्रो प्लानिंग। माइक्रो प्लानिंग का क्या मतलब हो गया कि मैं अगले दिन क्या करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आज मैं सुबह उठी और उसमें मैंने प्लान कराया कि 2 घंटे पहले मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, उसके बाद 2 घंटे मैं अपना स्टैटिक को दूंगी। सो दीज आर समथिंग विच वी कॉल्ड माइक्रो प्लानिंग, मतलब छोटे लेवल पे प्लानिंग, डेली बेसिस पे प्लानिंग। और फिर आती है आपकी मैक्रो प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल मंथ में मुझे कितना टारगेट अचीव करना है, या ईयर वाइज मुझे कितना टारगेट अचीव करना है, दीज कम अंडर द मैक्रो प्लानिंग। देन डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन दैट इज टेस्ट योर नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल आपके नॉलेज का टेस्ट कैसे होगा, मॉक टेस्ट के थ्रू। ठीक है। और साथ में मोटिवेटेड रहना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि इतना वाइड सिलेबस है जीके का, या इतना वाइड सिलेबस है, स्टैटिक भी करना है, करंट अफेयर भी करना है, अगर हम चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। न्यूज़पेपर एनालिसिस या न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट जो है वो आपकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। नेवर स्किप दैट। ओके। उसके अलावा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि न्यूज़पेपर खोल के बैठे हैं और साथ में इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये नहीं करना है। सोशल मीडिया से दूर रहना है। जिस टाइम पे आप पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। उसके बाद रैंडम रीडिंग भी बिल्कुल अवॉइड करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है, रीडिंग 1 सोर्स 10 टाइम्स is much important than reading 10 sources one time, क्योंकि अगर आप किसी चीज को याद नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए for the next 1 year so that you can ace your examination with flying colors. Thank you everyone.